नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज है 16 अगस्त 2020 और आज हुआ था विद्यार्थियों बीईओ का पेपर। काफ़ी प्रतीक्षा थी इस पेपर की, क्योंकि बहुत ही लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई थी। तो उसका पेपर हमारे पास आ चुका है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालों को हम यहाँ करें, और इससे आप आपने जो पेपर किया है उससे आप मिलान कर सकते हो और देख सकते हो आपके कितने सही गए या गलत। और देखिए, यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल सही से सही सवालों को हल किया जाए, लेकिन हाँ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे 120 के 120 प्रश्न जो है बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। तो गलती की जो है गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आयोग तक गलती कर देता है, तो हम तो इंसान हैं सामान्य से। तो यहाँ पर जो है 2-4 सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, 2-4-5 सवाल, तो ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अदरवाइज ज़्यादातर सवालों को पूरे सही ढंग से ही सॉल्व किया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर मैं केवल और केवल इनके आंसर बताऊँगा, व्याख्या मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा यहाँ पर तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। उतना समय हमारे पास नहीं है। तो अगर आप व्याख्या के लिए बताओगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें केवल हम इनके आंसर्स देखेंगे कि इनके सही आंसर्स क्या हैं। चलिए देखें यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो देखो विद्यार्थियों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। उस फॉर्मूले से अगर आप इसमें रखोगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब होगा भैया वो है 93.3 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही, यहाँ पर जो है मिलान करना है, ठीक है। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण तथा शिक्षा का अधिकार, तथा बराबर में जो दिए हुए हैं इनके आर्टिकल दिए हुए हैं। तो देखो, ए का यहाँ पर होगा तीसरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का होगा तीसरा, पी का होगा चौथा, अनुच्छेद 26, सी का होगा यहाँ पर पहला, और डी का तो सबको पता ही है 21A, सबको पता है। तो जो ये हो जाएगा दूसरा। तो इसका सही जवाब जो होगा विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पर पेपर जो है बढ़िया था, काफ़ी मज़ेदार पेपर था। जो लोग ऊपर से पढ़कर जाते हैं वो तो पक्का उड़ गए होंगे, वो नहीं कर पाए होंगे इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 74वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है किससे, पंचायती राज से, और ये आया था 1992 में, ठीक है। 1992 में ये संशोधन हुआ था। अब इसमें पूछा है कि क्या क्या बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले है यहाँ संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नई अनुसूची जोड़ी गई थी। यह नगर पालिकाओं की जो कार्य प्रणाली है उसकी पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल करता है। और महिलाओं के लिए आरक्षण देता है 1/3 का, सबको पता है ये। तो 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएंगे। और ये केवल कुछ राज्यों के लिए है, तो ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया के लिए है। तो 1, 2, 3 जो है सही जवाब है, इसका ऑप्शन है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक तथा सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो देखो, इसमें तो फिलहाल थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हाँ, जो मैं अगर मैं होता तो इसका आंसर जो टिक करता वो समवर्ती सूची में आई थिंक मैं ये चीज़ें रखता अगर मैं होता तो मेरे हिसाब से इसका केंद्र और राज्य दोनों ही हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, डाउट में ये सवाल। अगला प्रश्न है, यदि समाज सुधारक मानवतावादी हैं, ये कथन सत्य है, तो तर्क वाक्यों में से इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन है, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, कोई असमाज सुधारक मानवतावादी नहीं है। तो हल करने के बाद इसका जो सवाल आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो है सी, ठीक है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है सही मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ठीक है, ये देख लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये आपका है अनुच्छेद 51 गा, ठीक है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये है आपका 51 का 6 हिस्सा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है बी ऑप्शन, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा।
ठीक है। अगर आपको इसमें से एक भी पता होता, अगर आपको ये भी पता होता कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया, तो भी आप इसे कर पाते। और ये तो बहुत ही फेमस है, आर्टिकल 50 बहुत ही फेमस है। तो अगर आपको ये भी पता होता तो भी ये सवाल हो जाता। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें से अगला कौन सा आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 28। ठीक है, 28 इसका सही आंसर आएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 को सॉल्व करने के बाद जो सही आंसर आएगा वो आएगा बहु। ठीक है, आप देखिए अब ये पूरा मैं सॉल्व करके बाद में बता दूंगा, अभी बस इसका आंसर देखो आप लोग। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें से सही कोड आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा नवंबर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में जो सही आंसर निकल करके आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 13 नंबर। एक्स का मान यहाँ 13 होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ है, इसका मुख्य थीम क्या थी, ये पूछ रहा है। तो इस तरीके के सवाल काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो इसकी जो थीम थी वो थी ऑप्शन सी। ठीक है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। 12 का सही जवाब है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कानेरू हम्पी, 12 का ए। आगे देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए मैंने पूरा एसडीजी की सीरीज आपको पढ़ाई थी, अब आप लोगों ने देखा होगा तो आप इसे कर पाए होंगे। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, उसी से सवाल है, उससे बहुत सारे सवाल आए हैं, आप अगर देख पाएंगे तो इसका जो सही जवाब है कौन सा स्थान प्रथम पर है, तो वो है केरल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला चलाया था, ये चलाया था मेडागास्कर में। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सितंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। तो जापान से ये अध्यक्षता पहुंच गई है सऊदी अरब में। 2020 में सम्मेलन होगा रियाद में, तो इस वजह से 15 का ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। 16 का ये इसमें सही मिलान करना है। तो इसमें से अगर आपको एक भी आता है तो फिर आप इसे कर पाओगे आसानी से, ऐसी कोई समस्या आपको होगी नहीं। देखें जरा, देखो भाई ये है कुदानकुलम। तो कुदानकुलम तो सबको पता है क्या है, एक आणविक ऊर्जा है। तो सी का यहाँ पर अगर हमें पता है तो बाकी हो ही जाएंगे। सी का पहला अगर हम यहाँ मिला लें तो बाकी आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला कथन है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कारण दे रहा है देश के कोयले के कुल भंडारित कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों में पाया जाता है। अब देखिए ये दोनों ही कथन सत्य हैं, इसमें मुझे डाउट लगता नहीं है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब बी हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए आप लोगों ने क्या लगाया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर सही मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर करना है सही मिलान। तो देखते हैं इसमें आपको अगर एक भी आता है तो फिर आप इसको संभवतः कर लोगे। जैसे अगर हम देखें तो जारवा जो जनजाति है ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। ठीक है, कुकी की हम बात करें तो कुकी तो विद्रोह भी हुआ है हिस्ट्री में, ये मणिपुर में है। तो बस मिला दीजिए इसको। ठीक है, हो जाएगा ये। तो 19 का जो सही होगा वो है बी। ठीक है, चलिए 20 देखें क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर फिर से एक तरफ दे रहा है आपका बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरी तरफ दे रहा है राज्य कौन सा कहाँ पर है। तो देखते हैं यहाँ पर असम की बात करें तो देखिए मानस जो है असम में है, सबको पता है। सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। बस यहीं से आप मिला लीजिए। बात करें अगस्त मलाई की तो ये है कहाँ पर, देखिए अन्ना मलाई, अगस्त मलाई, ये इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं साउथ में है। ठीक है, तो ये केरल में हो जाएगा। बस हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नगरीकरण से काफ़ी सवाल आते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आपके सवाल सही नहीं होंगे। दूसरा, 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनकी संख्या 53 है। तो बिल्कुल सही जवाब है ये जो सवाल है लिया गया है आपका NCERT से। ठीक है, जो महेश बरनवाल की बुक है जियोग्राफी की भारत का भूगोल, उसमें जो नगरीकरण वाला चैप्टर है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके दोनों ही ठीक हैं ये। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो पहले तो मुझे इसमें कुछ डाउट है। डाउट इसलिए क्योंकि ये जो हम आंकड़ा निकालते हैं 1000 पर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन जवाब जो इसका सही होना चाहिए वो हरियाणा होना चाहिए। लिंग अनुपात में तो हरियाणा ही होगा। वैसे एक बार आप इसको देख लेना, डाउट में है ये। ठीक है, चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 23। शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो गर्मी पर तो डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, गर्मी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा वातावरण की नमी पर भी निर्भर करती है। ए और बी दोनों ठीक है इसके। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा तत्व है जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो आयरन तो हमें चाहिए ही, कॉपर भी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम नहीं चाहिए। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, लाल रंग का होता है और इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, अब ये फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं पहुंचाता। इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि जब हमने ऑलरेडी कह दिया ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पहुंचाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखें, 26 का क्वेश्चन नंबर 26 देखें। रक्त में ग्लाइकोसिलिकेट हीमोग्लोबिन का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो ये मधुमेह में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। डायबिटीज में ये काम आता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? ठीक है, देखते हैं। तो देश की रक्षा करना बिल्कुल एक मौलिक कर्तव्य है। हमारी संस्कृति जो गौरवशाली परंपरा है उसका परिरक्षण करना तो बिल्कुल सही बात है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है। आयकर अदा करना नहीं है भैया, ठीक है, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, लोग चोरी भी कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 28। कथन और कारण दिए हुए हैं। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो देखो भाई, आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, पहली बात। दूसरा, चाहे आप राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, सरकार में मंत्री बिल्कुल बन सकते हो। तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो देखेंगे इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। ए गलत है और आर सही है, डी। आगे देखें, पंचायती राज की जो समितियां हैं इनके बारे में आपसे सवाल पूछा है कि कौन सी समिति जो है कब बनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है पंचायती राज से, देखिए काफ़ी सवाल यहाँ पर आए हैं। तो देख लेते हैं कौन सी समिति कब बनी है। देखिए राव समिति के बारे में देख लेते हैं। देखिए राव समिति जो बनी है ये बनी है 1985 में, 1985 में। LM सिंघवी जो समिति बनी है ये बनी है 1986 में। BR मेहता समिति बनी है 1957 में, 1957 में। और अशोक मेहता समिति बनी है 1977 में। अब आप इसका सही जवाब बना लीजिए, अभी तो कोई इसमें डाउट बचा नहीं। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है उनको बताता है? तो वो है भाग नंबर 12। ठीक है, भाग नंबर 12 जो है ये हमें बताता है इसके बारे में। अनुच्छेद 268 से 281 तक, ये भी ध्यान रखना, 268 से 281 तक हमें केंद्र राज्य वित्त संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, ये बढ़ई का सवाल है कि इतने घंटे में इतने बनाता है तो कितने घंटे में कितने बनाएगा। इसका सही जवाब है सी। ठीक है, 73। आगे फिर एक रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब है सी। चलिए
आगे फिर रीजनिंग का सवाल है 33 नंबर, ठीक है। तो 33 का जो सही जवाब है वो है विद्यार्थियों बृहस्पतिवार। 34 का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है 27। 35 का सही जवाब है विद्यार्थियों 35 ही है, 35 वर्ष। 36 का जो सही जवाब है विद्यार्थियों, वैसे इसका आंसर जो सॉल्व करने पर जो आया है बहुत सारे लोगों का, मैंने भी कई लोगों को सॉल्व कराया, वो बता रहे हैं 91 आएगा। अब 91 ऑप्शन में नहीं है, अगर आपका भी 91 आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से ये सवाल है डाउट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखें। 37 का सही जवाब है सी 50। 38वां देखें। 38 का जो सही जवाब है विद्यार्थियों, दो संख्याओं का मासापा लासापा दिया हुआ है और संख्याएं पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब है बी 84। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 39। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? देखिए प्रतिगामी का मतलब है रिग्रेसिव, ठीक है। रिग्रेसिव का मतलब ये है कि आपकी आय बढ़े या ना बढ़े आप पर टैक्स तो लगेगा। अगर सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो वो आय देखकर नहीं बढ़ाती है, वो सब पर बढ़ाएगी, है ना। मान लीजिए कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, जैसे कोई खाने की चीज़ है मान लीजिए, है ना, या हम बात करें कोई नमक का पैकेट है, ये टाटा नमक का पैकेट है। अब इस पैकेट की कीमत जो है अभी 20 रुपये है मान लीजिए, अब जो है ये हो जाए 24 रुपये का, तो 24 रुपये का फिर ये सबके लिए है। मान लीजिए इस पर जो है जीएसटी लग गया, अभी महंगा हो गया, 24 रुपये का हो गया, तो ये सबके लिए है। अब चाहे आपकी सैलरी 100 रुपये है तब भी 24 का आपको मिलेगा, और चाहे आपकी सैलरी 1 लाख है तब भी 24 का मिलेगा। तो ये है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इसको रिग्रेसिव व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब पर समान रूप से लगता है, आपकी आय का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 100 रुपया हो या 1 लाख हो। तो सही जवाब हो जाएगा ये सभी आय समूहों पर समान दर से लगाए जाते हैं, इसीलिए प्रतिगामी है, इसीलिए रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है, ठीक है ना, क्योंकि सब पर लगते हैं, आय देखकर ये नहीं लगते। अगला प्रश्न है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2019 से ये हुआ था, ठीक है, 2019-20 से, और इसकी पूरा करने की अवधि है 2024-2025। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2024 है, ध्यान रखिएगा। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42। 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 42वां। तो देखते हैं। तो इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुशंसाएं 2020-2025 के बीच लानी है, ठीक है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ये भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका सही नहीं है इसमें, वो ये डेट का कुछ चक्कर है विद्यार्थियों, ठीक है। आप लोग इसका मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने क्या लगाया, या आप लोग इसको गूगल करके मुझे बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। मुझे डेट में थोड़ा सा है, तो नवंबर में ही, लेकिन संभवतः 27 नहीं है, तो आप लोग मेरे को देख करके बताना। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर प्राचीन भारत के कुछ शासकों के नाम दिए हुए हैं और उनको सही कालक्रम में लगाने को आपको कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ। चलिए बाकी आप चाहो तो मैं इनका डेट भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो डेट जानने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। तो 43 का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है 4-2-1-3। सबसे पहले आएंगे महेंद्र वर्धन, उसके बाद आएंगे नरसिंह वर्मन, उसके बाद आएंगे परमेश्वर वर्मन, और सबसे अंत में आएंगे नंदी वर्मन, ठीक है। तो 43 का ए। 44वां देखिए, सही मिलान करना है यहाँ पर सूचियों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रगुप्त जो हैं इनकी बीवी का नाम पूछ रहा है, तो इनकी बीवी हैं कुमार देवी, समुद्रगुप्त की बीवी हैं दत्त देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बीवी हैं कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी आनंद देवी। तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखें। सही सुमेलित करना है, यहाँ पर एक तरफ न्यूज़पेपर दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। तो अल हिलाल के संस्थापक मौलाना आज़ाद हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यू इंडिया के इनी बेसेंट हैं, ठीक है। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार आए हैं। फिर है संवाद कौमुदी, तो ये भी सही है, राजा राम मोहन राय ने ही लिखा है, मतलब यही निकालते थे न्यूज़पेपर। उसके बाद है तहजीब उल अखलाक, तो इसके मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ध्यान रखना, इसके हैं सर सैयद अहमद खां,
AMU वाले, ठीक है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, सी। आगे देखें 46 नंबर, इसमें सही मिलान करना है। तो देखो भाई, जो ताजुल मासिर हैं इसके हसन निजामी, ठीक है, और खजाइनुल फतेह के जो हैं राइटर वो हैं, सॉरी ये गलत लग गया, फिर से लगाते हैं। ताजुल मासिर के राइटर हैं हसन निजामी और खजाइनुल फतेह के हैं अमीर खुसरो। अब बस इसी से हो जाएगा, ए का दूसरा बी का तीसरा। आप देख लीजिए, ए का दूसरा बी का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ऑप्शन ए। हो गया सवाल। चलिए आगे देखें 47। देखिए इस प्रकार के सवालों में जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन आते ही हो, अगर दो भी आ रहे हैं और मैच कर रहा है तो बस हो गया, और बाकी नॉलेज तो आपको पूरी। आयोग बस यही चेक करना चाहता है कि उस टाइम पर आपको याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर से एक सवाल है, सही मिलान करना है। तो देखो अकाल आयोग जो बनाया गया है उसके अध्यक्ष थे एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, और जो एंड्रयू फ्रेजर हैं ये थे पुलिस आयोग के, ठीक है। अब देखो मिला लेते हैं, ए का तीसरा और बी का पहला। ए का तीसरा बी का पहला, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बस हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं, देखिए। तो कथन है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है। इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है आर्य समाज को, तो उसमें इस प्रकार की बातें तो नहीं है, ठीक है। आर्य समाज ने ये तो नहीं कहा कि स्विस जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और उनको कम समझा जाए। तो फिलहाल इसमें जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाला जी के संदर्भ में कथन पूछ रहा है। तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, किंतु बाद में हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा से गांधी जी के समर्थन में थे। दूसरा है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला जी शामिल हुए थे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल एक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50। विलय का सिद्धांत के अंतर्गत इनको सही क्रम में लगाना है। विलय का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की राज झड़प नीति वही है, ठीक है। तो इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मिलाया गया सतारा को, ठीक है, सबसे पहले सतारा को, उसके बाद बागहाट को, उसके बाद उदयपुर को, और फिर झांसी को, ठीक है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें 51। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल है, कारण इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो अगर आपने बायोलॉजी में पोषण वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जितने भी, ठीक है, जितने भी आपके खाद्य तेल होते हैं, और उन खाद्य तेलों में अगर हम बात करें जो में पौधों या जो वनस्पति होती हैं उनसे मिलते हैं, वो सारे के सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। और इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये जो है असंतृप्त वसा होते हैं और इनको एक से अधिक बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए दोनों ही सही हैं यहाँ पर, और ये इसकी सही व्याख्या करता है 52 का ए। चलिए आगे देखें 53 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके 5.15 तथा 4.9%, ठीक है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा, इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा की जाती है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो इसमें जो सही हैं वो हैं 1 और 3, ध्यान रखना, 54 का सी। चलिए डायरेक्टली देखते हैं। 55 का सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन डी, ठीक है। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर बनने वाला है? नोएडा में। आगे देखें 56 नंबर। अन्य प्रथा क्षेत्र के कृषि और वानिकी विकास के लिए अभिशाप है, ये किस क्षेत्र में है विद्यार्थियों? तो ये है बुंदेलखंड में। इसमें क्या होता है, जानवर जब दूध देना बंद कर देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, मुख्यतः गायों के साथ ऐसा होता है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है।
कन्नौज का फेमस है इत्र, बिल्कुल सही बात है। बुलंदशहर की चीनी मिट्टी, सही बात है। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, ये भी सही है। तो गलत इसमें से कौन सा है, वो है प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ में अमरूद बहुत होता है, ये तो बात सही है, लेकिन अमरूद जेली तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 58, अगरिया, बैंगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति यूपी के किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र में। कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो ये देखना पड़ेगा, डाउट में, इसे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, ये भी डाउट में, इसको जाने दीजिए भाई, ये तो देखना पड़ेगा। आगे है यहाँ पर लेखकों के नाम तथा उनके उपनाम, तो बहुत ही सरल है। ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम क्या है? निराला, सबको पता है। ठीक है, और धनपत श्रीवास्तव कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। बस इसी से हो जाएगा। ए का तीसरा, डी का पहला। देखिए ए का तीसरा, डी का पहला किस में है? डी में। ठीक है, तो 61 का यहाँ पर हो जाएगा ए का तीसरा, डी का पहला। और भी हमें मिलान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं ज़रा। ये जो हैं वैद्यनाथ मिश्रा जी, ठीक है, इन्हें कहा जाता था नागार्जुन। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखें 62 नंबर। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार तथा परिवर्तन पर केंद्रित है। सेकंड ऑप्शन है अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण तथा फसलों की देखभाल का सामाजिक हिस्सा है। ठीक है, तो मैं देखिए व्याख्या पर नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। 62 का है सी। आगे देखें 63 का जो सही जवाब है विद्यार्थियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है झारिया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64, तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन ये जो है काठमांडू वाला, ये गलत है। ये काठमांडू में नहीं हुई थी, ये हुई थी दिल्ली में। ठीक है, बाकी दूसरा सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी केवल 2। 64 का बी। आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर सही मिलान करना है। तो 65 को यदि हम सही मिलाएंगे तो इसका निकल के आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए। 66 का देखें, यहाँ पर सही क्रम लगाने के लिए पूछ रहा है आपका जापान के द्वीपों का। तो इसका जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों 66 का, वो हो जाएगा डी। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। आगे देखें 67, कथन और कारण। इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों, ये दोनों ही सही हैं इसके, आप लोग चेक कर लीजिए, दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखें 68 का जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो है ऑप्शन बी। ए का चौथा हो जाएगा। यहाँ पर उकाई जो है वो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मयूराक्षी की तो ये जो है विद्यार्थियों अम्बी नदी पर है। ठीक है, और जो जय कावड़ी है ये गोदावरी पर है। चलिए आगे देखें 69, ग्रीस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीस ने कटरीना सकेलारोपोलू को देश के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, और ये पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। 69 का, तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो दोनों ही सही हैं। 69 का सी। आगे देखें 70 का सही मिलान करना है। यहाँ पर तो एक तरफ कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो 70 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 ये सही क्रम में लगे होंगे, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। आगे है 71, यहाँ पर मैथ का सवाल है, और 71 को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 100 मीटर। 72 की बात करें तो 72 का जो सही आंसर आएगा विद्यार्थियों वो आएगा 20%। डी आंसर इज करेक्ट। 73 का जो आएगा विद्यार्थियों जवाब हल करने के बाद 73 का, वो आएगा डी, 8000 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 74 अगर हम देखें तो ये अभी डाउट में है, इसको अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मतलब मिलते ही मैं बताता हूँ। आगे देखें 75, तो जीडीपी ये है आपका एसडीजी इंडेक्स से, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही है ये। ठीक है, 2019-2020 के ये मैंने वीडियो में बताया था। तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें यदि देखा जाए तो हिमाचल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तीनों ही शामिल हैं, बट गुजरात नहीं है। आप लोग चेक कर सकते हो, वीडियो में लिंक ऊपर है। अब यहाँ पर है 76, यहाँ पर 76 का, इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो इनका सही क्रम है विद्यार्थियों नीचे से ऊपर 3 2 1। 76 का ए।
आगे देखें 77 का जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों, ये सारे के सारे सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें 78 का, सतसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं हम लोग महाभारत को, 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं इसलिए। क्षत्रपों में से किसने धातु में अति दुर्लभ सिक्कों का प्रचलन किया? तो ये थे आपके चांदी के सिक्के, और इन्हें जारी करने वाला व्यक्ति था रुद्रदामन, ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए सबसे पहले। आगे क्वेश्चन नंबर 80 में सही मिलान करना है आपका। तो सही मिलान जब हम करेंगे तो आंसर निकल के आएगा इसका ऑप्शन बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। आप लोग चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। आगे देखें 81 का जो सही जवाब है बहुत ही आसान है, सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। 81 का सही जवाब है बी, शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था कन्नौज का। आगे देखें 82 का, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, चौरी चौरा हो गया था। आगे देखें 83, गदर पार्टी से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे, तो 16 वर्ष के थे तभी इन्हें फांसी हो गई थी, तो गदर पार्टी में कैसे आएंगे? ठीक है। आगे देखें 84 में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ये सवाल गलत है, ठीक है, ये सवाल गलत है क्योंकि ये डेट काफ़ी मिसमैच कर रही हैं, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, डाउट में है, आयोग इसका कुछ जवाब निकालेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है अपनी मातृभूमि के लिए? तो ये वही हैं जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया है भारत में, और वो है सरोजिनी नायडू, ठीक है, सॉरी सरोजिनी नायडू क्यों, होम रूल आंदोलन चलाया है इन्हीं बेसेंट ने। चलिए आगे देखें, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी? 2.2 किलोग्राम। जो गांव के लोग हैं उन्हें इसका आंसर आता होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 88, तो ऊसर मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, सुधार सकते हैं। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है? बिल्कुल बात अधिक होता है। और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है? उगा सकते हैं तब जब ये बेहतर हो, ठीक है। तो ऊसर ही है तो कैसे होगा? तो 1 और 2 सही हो जाएगा इसका। जब मिट्टी ऊसर है, बंजर है, तो फिर धान की फसल कैसे होगी? चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 89, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची में सबसे अमीर कंपनी कौन सी है? तो ये तो बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन है, सबको पता है, रिलायंस। आगे देखें यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले पेपर्स के लिए भी ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है रेहंद पर, ध्यान रखना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कभी आप फरुखाबाद से कानपुर वाला रूट पकड़ोगे तो रास्ते में पड़ता है, ट्रेन के बिल्कुल आपको दिखाई देगा ट्रेन से, कानपुर में ये। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? सहारनपुर। अब यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है नोएडा में, ठीक है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। इसी से हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला। तो ए का चौथा, बी का पहला आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी में। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के बारे में सही कथन आपको पता लगाने हैं। देखिए, तो दूध सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, बिल्कुल सही। आलू भी उत्पादित करता है, गन्ना भी उत्पादित करता है। धान के उत्पादन में तीसरा स्थान नहीं है, ध्यान रखना। तो 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। बी, आप लोग कमेंट करके बताइए धान के उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नाट्यशास्त्र, जिसके प्रतिपादक हैं भरत मुनि। आगे देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल ये भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या करता है 96 का ए। आगे देखें 97, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें लगता है तो बढ़िया चीज़ है। कारण दे रहा है, पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। बिल्कुल सही बात है। लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम घर में ही
शौच करेंगे तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। तो दोनों ही कथन जो है सही हैं इसके, और व्याख्या कर रहे हैं। आगे देखें, 98 करंट अफेयर का सवाल है। इसका सही जवाब है राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता, ध्यान रखेंगे। आगे देखें 99, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो वो था कांगो। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 100, प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है नाइजर में। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार मिला? बिकमिंग। अगला सही यहाँ पर आपको मिलान, मतलब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है डी, यूएसए। इसकी 4 रैंकिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में यूएसए की रैंकिंग 4 नहीं है, ठीक है। फिर कौन सी है? तो दूसरी है। चलिए आगे देखें, 103 का सही जवाब है विद्यार्थियों 13 वर्षीय सुचेता सतीश, जिनको मिला है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। इनके बारे में कथन, भाई दुबई में रहती हैं, बिल्कुल सही है। 120 भाषा में गाना गा सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। एक और तो दोनों सही। 104 देखिए यहाँ पर, 2020 में COP 26 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा ग्लासगो, इंग्लैंड में। अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर के। सही मिलान करना है। ये सवाल तो आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब कि हजारों बार पेपर में पूछा गया है, हजारों बार। घास के मैदान और कहाँ पर हैं ये, ठीक है। तो ये तो गलत आप कर रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, आप मिलान कर लीजिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रदर्शन 11 से 12 जनवरी 2020 को कहाँ पर हुआ? ये हुआ जम्मू में। सही मिलान करना है यहाँ पर फिर से। क्वेश्चन नंबर 108, एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, कहाँ पर हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? नावेली। नावेली लिग्नाइट नाम से एक कंपनी भी है, यहीं पर है, तमिलनाडु में। कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? सही जवाब इंद्रावती। ये दामोदर की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जवाई। जवाई तमिलनाडु में नहीं है, राजस्थान में है, ठीक है। जवाई परियोजना राजस्थान में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 112, ये डाउट में है, इसे छोड़ दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, भारत में लौ अयस्क भंडार किस सेल समूह से मिलते हैं? तो ये तो मैंने कल ही परसों आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैंने बताया था आपको भारत की चट्टानें, उसमें साफ साफ ये मैंने पढ़ाया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं? धारवाड़ में मिलते हैं, सही जवाब धारवाड़। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, सैलवा वनों की विशेषता क्या है? चौड़ी पत्ती तथा सदाबहार, ऑप्शन ए। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? ये यूपी स्पेशल का जवाब है, ये यूपी स्पेशल का सवाल है, जवाब है प्रयागराज, इलाहाबाद। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1986 में। 117वां देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में यहाँ पर लगाना है? तो सही जवाब है इसका डी, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 118, सही मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का हो जाएगा चौथा, तीसरे का हो जाएगा दूसरा और डी का पहला। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। आगे देखें 119 का सही जवाब है सी, कवक और पौधे के मध्य। और अंतिम प्रश्न 120, विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, के जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन 2 ही है, विटामिन बी और सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो ये हमने यहाँ विद्यार्थियों कवर किए बीओ के प्रश्न, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली बस आपको आंसर बताए हैं, व्याख्या मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है, और फिर हम देखते हैं इसकी मेरिट क्या जा सकती है। आप लोग कमेंट के आधार पर इसका फैसला किया जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। यदि अच्छा नहीं हुआ है तो आगे भी तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। और 2-4 प्रश्न देखिए इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो जाएं तो उसके लिए क्षमा करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।